जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एचआर स्टडी लैब पर। और आज का हमारा सेशन होने वाला है द्विघात समीकरण के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक क्लास 10th की अभी जो बोर्ड एग्जाम रिसेंट में आने वाले हैं उनके लिए एक रिवीजन क्लास के तौर पर है, जिसके अंदर आज हम पूरा चैप्टर द्विघात समीकरण को समझेंगे। इससे पहले हम 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। यदि आपने उन टॉपिकों को नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिकों को जरूर पढ़ें। और आज का हमारा सेशन है वो होने वाला है द्विघात समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन। आइए समझते हैं इसको। हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे। मतलब लिमिटेड टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट का काम करेंगे आज। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास दी गई है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले द्विघात समीकरण क्या होता है ये समझिए। आपको हमने चैप्टर 2 में पढ़ाया था बहुपद, ये सभी को याद होना चाहिए। और बहुपद क्या होते थे? कोई भी बहुपद, जैसे कि हमारे पास एक रैखिक बहुपद होता था। रैखिक बहुपद किस टाइप का होता था? रैखिक बहुपद हमारा होता था ax प्लस बी की फॉर्म का। इसी प्रकार जो द्विघात बहुपद होता था, जो द्विघात पॉलिनोमियल होता था, वो हमारा होता था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का। इसको रैखिक क्यों बोला? इसको रैखिक क्यों बोला? जो x है, x हमारा क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, चर है। यदि चर की घात 1 है तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। यदि चर की घात 2 है, यदि चर की घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार यदि चर की घात 3 होती, जैसे कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास कहलाता त्रिघात बहुपद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये आपको पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं बहुपदों के बारे में। मैंने भी दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया बहुपद, जिसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को किस तरह बहुपद बने ये सारी चीज़ें समझी। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भी बहुपद हो हमारे पास, कोई भी बहुपद हो, यदि हम उसको 0 के बराबर कर देते हैं, यदि हम उस बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? हमारे पास समीकरण बन जाता है। यदि ये रैखिक बहुपद है तो ये क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यदि ये द्विघात बहुपद है, यदि हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? द्विघात बहुपद। ये क्या बन जाता है? हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण। इसी प्रकार यदि चर की घात अधिकतम 3 है, यदि इसको जो त्रिघात बहुपद है, यदि उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है त्रिघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण किस तरह बना ये आपको समझ में आया? कोई भी बहुपद हो, आज हम द्विघात बहुपद पढ़ने वाले हैं तो आप द्विघात बहुपद पर फोकस कीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है? मतलब आपको देखना है कि चर की घात यदि अधिकतम 2 है, मैक्सिमम चर की घात कितनी होनी चाहिए? वेरिएबल होता है जो हमारे पास, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। यदि 2 पावर का कोई बहुपद है, यदि उसको 0 के बराबर कर देते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है द्विघात समीकरण, बोले तो क्वाड्रिक इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये सारी चीज हमने आपको समझाने के लिए बताई। हमें बात करनी है आज द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है, जो उसका व्यापक रूप किस टाइप का होता है, किस तरह का दिखता है हमारे पास द्विघात बहुपद, मतलब कि इसका व्यापक रूप क्या होता है ये समझिए पहले। व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है हमारे पास द्विघात बहुपद का, जो द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप का हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, जिसके अंदर जो ए बी सी है ना, जो ए बी सी वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं हमारे पास? रियल नंबर्स, बोले तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन इसके अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ए होता है, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई सर? 0 तो हमारी वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो परमेय संख्या आती है तो 0 भी होता है। हाँ, ये इस बात से मैं भी सहमत हूं कि 0 भी होता है। यदि मुझे एक बात बताइए, यदि हम ए के स्थान पर 0 रख देते हैं, यदि ए के स्थान पर 0 रख देते हैं तो जो 0 का गुणा अगर एक्स स्क्वायर में होता क्या? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझे?
भैया यदि मुझे बताओ, यदि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी तो वो क्या खाक बहुपद कहलाएगा? क्या खाक द्विघात समीकरण कहलाएगा? द्विघात समीकरण तब बोलते हैं कि उसके जो चर की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यदि यहां से 2 की टर्म वाला ही 2 की टर्म वाला 2 का 2 जो 2 की 2 है वो टर्म ही गायब हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण किस तरह कहलाएगा? इसलिए हम बोलते हैं कि ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। इस तरह ये होता है हमारे पास द्विघात समीकरण। अब आगे बात करते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। अब ये भी कोई नई चीज नहीं है, रूट्स पढ़ना ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये भी चीज आप पढ़ चुके हो। आपने द्विघात बहुपद पढ़ा था। द्विघात बहुपद के बारे में क्या पढ़ा था आपने? शून्यकों को निकालना सीखा था कि नहीं सीखा था? शून्यकों को निकालना सीखा था। तो वही वहां पे उनको शून्य को बोला जाता था, यहाँ पे क्या बोला जाता? मूल। सिर्फ इतनी ही बात है। अब मूल क्या होते हैं एक बार और बता देते हैं कि मूल क्या होते हैं। जो हमारे पास समीकरण होता है जिसके अंदर ये चर होता है, यदि कोई भी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। यदि हम इसमें x का एक ऐसा मान रख दें, इस वेरिएबल का यदि हम ऐसा कोई मान रख दें जिसको रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है वो हमारा बराबर हो जाए, तो जो x का मान रखेंगे वो हमारा इस बहुपद के मूल कहलाएंगे। किस तरह ये समझ, जैसे कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यदि हम x की जगह पर कोई एक ऐसा मान रख दे जिससे कि ये भी 0 के बराबर हो जाए, ये भी 0 के बराबर हो जाए। यदि हम यहाँ पर x की जगह पर 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, x की जगह पर 3 रखते हैं, x की जगह पर 3 रखते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 की पावर माइनस के 9 इक्वल टू 0। 3 की पावर क्या होती है? 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 से 9 गया तो हमारे पास क्या आ गया? 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए। मतलब कि जो x बराबर 3 है वो हमारे इस बहुपद के क्या है? मूल है। क्या है? x बराबर 3 इस बहुपद का क्या है? मूल है। मूल है। क्या सर एक ही मूल होता है क्या? क्या सर एक ही मूल हो जाता, मूल निकलता है क्या? ये मुझे बताइए। आपको ध्यान रखना है, कोई भी द्विघात समीकरण हो दुनिया में, चाहे कोई भी द्विघात समीकरण हो, उसके मैक्सिमम मूल हो सकते हैं सिर्फ 2। 2 से ज्यादा मूल नहीं निकल के आने वाले। 2 से ज्यादा मूल, मैक्सिमम मूल कितने होंगे इसके? मैक्सिमम मूल निकल के आएंगे हमारे पास 2। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यदि उसके चर की घात अधिकतम 2 है तो सिर्फ 2 ही मूल निकलेंगे। और रैखिक समीकरण होता है यहाँ पर तो सिर्फ 1 निकलता, क्योंकि उसके चर की घात क्या? 1 है। तो सर ये बताइए मुझे, यहां पर तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसका तो एक ही मूल निकाला है आपने। मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, वहां पर तो एक ही मूल निकला है। नहीं भैया, इसके भी 2 मूल है। देखो, एक्स की पावर, एक्स का मान माइनस के 3 रख के देखो, एक्स का मान माइनस के 3 रख के देखो। जैसे ही हम माइनस के 3 रखेंगे, माइनस के 3 की पावर माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग क्या निकलेगा? माइनस, वो सॉरी 9। 9 से 9 यहाँ पे गया तो क्या आ गया? 0 बराबर 0। इसी तरह जो x बराबर माइनस के 3 है ना, वो भी इस बहुपद, इस समीकरण का मूल है, रूट्स हैं, इस द्विघात समीकरण के मूल है। क्या इतनी बात समझ में आई? हमें अभी तक हमने देखा कि कोई भी द्विघात बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो, यदि कोई द्विघात बहुपद है, यदि उसको 0 के बराबर कर दो तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जो वेरिएबल होती है ना, उसकी मैक्सिमम घात कितनी होती है? पावर होती है 2। और इसके जो रूट्स निकल के आते हैं, रूट्स निकल के आते हैं, वो भी हमारे पास कितने निकल के आते हैं? 2। क्लियर है? और रूट्स क्या होते हैं ये हमने समझा। जो इक्वेशन मतलब वेरिएबल का ऐसा मान, वेरिएबल का जो चर होते हैं हमारे पास, वेरिएबल का ऐसा मान
ऐसा मान जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही हमारे इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मूल क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, ये चीज। अब आते हैं, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको द्विघात समीकरण पहचानने को दिए जाते हैं। अब आप मुझे द्विघात समीकरण पहचानना है। आप तो एक चीज ध्यान रखो, यदि हमारे पास x की पावर 2 वाला टर्म है तो वो द्विघात समीकरण है, यदि x की पावर 2 वाला टर्म नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। सिर्फ आपको इतना चेक करना है। आइए चेक करते हैं। पहले जो ए ऑप्शन है उसमें क्या बोला गया, ए ऑप्शन में दिया गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। x माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आपको याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये आप दो फॉर्मूला याद रखिए पहले, इसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। आपको एक लिख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। दूसरा याद रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों में इतना अंतर है कि यहाँ पे माइनस होते हैं, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस होते हैं, यहाँ पे प्लस लगा। सिंपल। समझ में आएगा नहीं यार, सारी बात समझ में आ रही। और दूसरी चीज देखिए, यदि हमारे पास दिया हो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या बात क्लियर है? इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी। आइए लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले में बोला गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस के 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन x का वर्ग, 2 का वर्ग 4 माइनस के 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4x, 4x आ गया, ठीक है। प्लस 1 रहने दो, आगे देखो 2x माइनस के 3 दिया। हम देख पा रहे हैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर टर्म दी गई है हमारे पास। क्या ये किसी से कट रही है क्या ये किसी से कट रही है क्या? ये कट नहीं रही तो आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है और ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो जाएगा। मतलब कि ये तो हमारे पास द्विघात समीकरण है। हमें सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखना है, एक्स की पावर 2 जो वेरिएबल होगा ना उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। उससे कम है तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं है, उससे ज़्यादा है तो भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई। अगला देखिए, अगले में बोला गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था क्यूब का। हम देखते हैं, देखो a का क्यूब जे a है हमारे पास, ए बी है। a का क्यूब करो, a का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x है तो x का क्यूब प्लस b का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 3 6 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर तो 4 12 12x इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के 4। ये हमारे पास होगा, ठीक है। इतनी बात समझे। हम देख पा रहे हैं कि x की पावर 3 यहाँ भी है, x की पावर 3 यहाँ भी है, x का क्यूब ये भी है, x का क्यूब ये भी है। यदि इस x के क्यूब को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का वो माइनस का। यदि ये प्लस और माइनस के हैं तो ये तो हमारे पास कट जाएगा। कटने के बाद हम देख पा रहे हैं कि जो x की पावर 2 है ना वही हमारे इस समीकरण की मैक्सिमम पावर है। यहाँ तो x की पावर 1 है ना, यहाँ तो x की पावर 1 है। हमें देखना है x की पावर 2 है कि नहीं है। सिर्फ हमें इतना दिमाग लगाना है x की पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है, तो ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले में बोला गया है कि इसको सॉल्व कीजिए। जब इसका x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा
हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक माइनस कर देंगे तो क्या हुआ भाई, हमारे पास एक तो बचेगा ना, एक बच रहा है, मतलब पावर है एक्स की पावर 2 बस। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला देखिए, अगले में क्या बोला गया, एक्स का जब मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, देखो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, अभी हमने बताया था ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। हम देख पा रहे हैं ए एक्स है, ए एक्स स्क्वायर है, यदि इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, कट जाएंगे। हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो एक्स की पावर आ रही है ना, सिर्फ 1 बच रही है, 1 है, तो मतलब कि वो द्विघात समीकरण नहीं है। और इससे हमें पूछा गया द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है मतलब कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या द्विघात समीकरण पहचान सकते हो आप? कोई भी दुनिया में द्विघात समीकरण दे दे, आपको तो सिर्फ इतना देखना है कि यदि उसकी x की पावर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्या दिया आपको, ऐसे प्रश्नावली जो प्रश्नावली 4.1 है ना, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमें जांच करके बताना है कि ये निम्न द्विघात समीकरण है, क्या ये निम्न द्विघात समीकरण है। कर लेते हैं जांच में क्या है। देखो इसको करो, इसमें लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अभी हमने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 ही होता है, प्लस 2ab यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताइए 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो एक कट जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो 6 से माइनस का उधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यदि x की पावर 2 है तो क्या कहते हैं, हमारे पास ये द्विघात समीकरण है। हमें सिर्फ x की पावर देखनी है 2, क्लियर है। बी एक्स वाला टर्म हो या ना हो, या कांस्टेंट टर्म हो या ना हो, कोई पल्ला नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं है। यहां पे लिख सकते हैं अपन, अतः चूंकि चर की अधिकतम घात, यहां पे लिखो चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्या आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? मुझे लगता है अब आपको बता देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने बता दी आपको, और मेन आइडिया भी दे दिया कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एक्स की पावर 2 आ रहा है टर्म में, बस हमारे पास द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगला वाला सॉल्व कीजिए। क्या अगला वाला आप सॉल्व करके बता सकते हो? इसको मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ठीक है। हम यहाँ पर क्वेश्चन भले कम करेंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट, हर एक कंसेप्ट को लेके चलेंगे, कोई भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का रिवाइज हो जाएगा। हम भी करेंगे, आपको भी देंगे कुछ क्वेश्चन, क्योंकि एक क्या है, एक छोटी सी क्लास है जिसके अंदर हम सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, मैंने इसमें क्या किया गया, हर वेराइटी का क्वेश्चन लिया गया, कोई भी वेराइटी का क्वेश्चन हो, छोटा नहीं है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में आए, मतलब इससे तगड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। अब अगला वाला में दिया गया x बराबर 2, जो हमारे पास इसका एक मूल है। अब मूल के बारे में हमने बताया, x की पावर 2 यदि इसका मूल है तो मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको क्या करना, सिंपली इसमें जहाँ जहाँ x लिखाया गया, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ x की जगह पर क्या रखना है, आपको 2 रख दीजिए। x की पावर जैसे कि 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2
-6 इजिकल टू 0। क्लियर है? 2 का वर्ग कितना हो जाए 4, तो 4 2 जा 8 प्लस 2k -6 इजिकल टू 0। ठीक है, अब 8 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस के 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2, जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, तो यहाँ से k का मान क्या निकल के आ जाएगा -1। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, -1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या इजी लग रहे हैं क्वेश्चन सारे? मुझे बताइए क्या इजी लग रहा है? अरे भाई ये कुछ भी नहीं करना आपको, तो हर चीज को समझो। यदि इसका मूल है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? यदि इसका मूल नहीं होता ना तो इसके 0 के बराबर आता ही नहीं। ठीक है, यहां तो हमने क्लियर बोल दिया है कि इसका मूल है, वो आगे आपको मूल निकालना भी सिखाएंगे। ये बात नहीं है कि मूल निकालना भी सिखाएंगे आपको आगे चलिए। अब देखो ये हमारे पास समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण, इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है सिर्फ हमें। ठीक, इसके अंदर अब सॉल्व नहीं करना, मूल कैसे निकालते हैं वो आगे समझेंगे, गुणनखंड विधि हम विधि पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें क्या आपको समीकरण बनाना है। ठीक है, इसमें बोला गया कि एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। यदि क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें बताना है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। करते रहेंगे, हमें ज्ञात नहीं करनी, हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बन गया, अपना काम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आयताकार भूखंड होता है वो किस टाइप का होता है? जो आयताकार भूखंड होता है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का होता है, जिसके अंदर क्या दिया होता है, ये हमारे पास चौड़ाई है, ये हमारे पास चौड़ाई है, ये हमारे पास लंबाई है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लंबाई चौड़ाई का तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना दे दिया है कि लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक। ठीक है, तो चौड़ाई का ही पता नहीं है तो लंबाई का खाक निकालेंगे? है, मुझे बताइए, चौड़ाई का ही पता नहीं तो लंबाई, चौड़ाई का नहीं पता तो निकाल लेंगे हम, क्या करना है भाई, मान लेते हैं। माना 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 आयताकार भूखंड की, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मीटर में, तो मीटर मान ले, चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है। ठीक है, तब लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी चौड़ाई का 2 गुना करो, पहले चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो 2x, इसका 1 अधिक कर दो, तो हमारे पास जो लंबाई निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 2x + 1 मीटर। ठीक है, हमारे पास प्रश्न में क्या दिया गया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिख देंगे अपन, दिया है आयताकार, दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया 528 वर्ग मीटर। इतनी बात समझ में। अब भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि हम इसका एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास निकल के आएगा, एरिया निकल के आता है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या दी गई हमारे पास, लंबाई दी गई है हमारे पास 2x + 1 इंटू चौड़ाई क्या दी गई हमारे पे x। अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x का अंदर मल्टीप्लाई करो, x का जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² + x = 528। 528 को भी इधर लेके आ जाइए, ये हो जाएगा हमारे पास 2x² + x - के 528 बराबर 0, जो हमारे पास निकल के आया है। अब मुझे बताइए क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये मुझे बताइए। हम देख पा रहे हैं कि इसमें चर की पावर 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है, यहां लिख देंगे अतः है द्विघात समीकरण, अतः है अभीष्ट अतः यही द्विघात समीकरण है। हमें सिर्फ इतना ही करना था, हमें मान नहीं निकालने थे, मान किस तरह निकालेंगे वो आगे समझेंगे। ठीक है, कि आपको
द्विघात समीकरण के बारे में सारी बेसिक आइडिया लग गया। हमने इसके अंदर 4.1 प्रश्नावली थी जिसके अंदर क्वेश्चन थे, उनको भी सॉल्व कर लिया। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए, कहीं ऐसे नहीं है कहीं से भी लेके आ गए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी। द्विघात समीकरण, अब इन द्विघात समीकरणों को किस तरह हल करते हैं, इनकी मूलों को किस तरह निकालते हैं, ये जानते हैं, ये सीखते हैं। अब इससे मूलों को निकालने से पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में देता हूं। आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसकी चाल हमारे पास नहीं दी, चाल दी गई है, चाल को कम की जाती है, मतलब एक्चुअल चाल नहीं है तो चाल को मान लो फिर बाद में कम कर देना। और एक फॉर्मूला और याद रख लो आप कि जो हमारे पास दूरी होती है, दूरी क्या होती है हमारे पास, दूरी होती है हमारे पास चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। क्लियर है? अब इसका बना के द्विघात समीकरण मुझे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है बच्चों? ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे हो जाएगा। अब समझते हैं हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल निकालना, कि गुणनखंड विधि से किस तरह हम द्विघात समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया गया, कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया, जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको अपन ने किस तरह हल करके इसके मूल निकालने, हमें पता है इसके कितने मूल निकलेंगे, 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे मैक्सिमम? द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलेंगे, इससे ज़्यादा मूल नहीं निकलेंगे। इसमें क्या करना है आपको, जो मिडिल टर्म होती है ना, मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करो कि गुणा करने पर तो हमारे पास क्या निकल के आए, 6 आए, और जोड़ने पर हमारे पास क्या निकल के आए, 5। जो 5 है ना उसको इस तरह स्प्लिट करो कि गुणा करने पर तो 6 निकल के आए, जो कांस्टेंट टर्म है। और ये क्या बात और ध्यान रखिए आप, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यदि यहां पर 2 दिया होता, यदि यहां पर 2 दिया होता तो हम सबसे पहले क्या करते, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इनका पहले गुणा करते, तब जाके हम देखते कि गुणा करने पर क्या निकल के आएगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? ये आपको बेसिक चीज याद रखनी थी, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी थी। लेकिन यहाँ पर तो दिया ही नहीं है 1 है, तो 6 से तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारे पास, 6, और जोड़ के क्या आना चाहिए, प्लस। ऐसी 2 संख्या बताओ मुझे, ऐसी 2 संख्या बताओ। हम बात जानते हैं कि 2 और 3, 2 और 3 2 ऐसे नंबर्स हैं, इनको यदि ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आ जाएगा। यदि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारे पास 2 नंबर हो जाएंगे, 2 और 3। ठीक है, अब इसको कर दो स्प्लिट। जैसे ही अपन यहां पर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, तीनों 2 5 होने इसलिए इनको 2 अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, इन दोनों में से कुछ कॉमन लो। जैसे ही हम देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन ले लिया। हम जानते हैं यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो हमने एक x को तो कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, एक और x बची। यहां से हमने 3x को कॉमन ले लिया, यहां से हमने x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब आगे देखिए। और दूसरी चीज और है कि आपको क्या करना है, यहां से क्या कॉमन आएगा या नहीं आएगा इसी बात में छोड़ो, आपको क्या करना है सिंपली कि जो x प्लस 3 यहां पे बचा है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 यहां पे बचा है, वो ही संख्या जो x प्लस 3 है, तो सेम x प्लस 3 यहां भी आएगी। x प्लस 3 यहां भी है तो यहां भी आएगी, और क्या कॉमन निकला है वो अपने आप पता चल जाएगी इसके अंदर क्या कॉमन है। x प्लस 3 यहां पर लिख लिया हमने।
आप मुझे बताइए, यहाँ पे x तो अंदर रह गया, मतलब कि 2 कॉमन ले लिया होगा। सिंपली ये तो बेसिक है ना, x यहाँ पर रह गया तो 2 तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 ही कॉमन लिया होगा। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 भी कॉमन लिया। ये अपने आप पता चल जाएगा अपन ने क्या कॉमन लिया। और सिंपल भी देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, इतने इसमें क्या। अब क्या करना है आपको, x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, अब ये इस पूरे में से x प्लस 3 को अलग लिख लो, x प्लस 3 यहां भी हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 2, ये हमारे पास 0। अब मुझे बताओ, हम वहां पर शून्य को निकालने के लिए क्या करते थे, शून्य को निकालने के क्या करते थे, 0 के बराबर, 0 के बराबर। यहां तो ये समीकरण है तो वो ऑलरेडी 0 के बराबर है, तो इन दोनों को क्या करो, 0 के बराबर कर दो। x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दो, और दूसरा x प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर दो, कर दिया। यहां से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, -3, और यहां से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, -2। तो गुणनखंड विधि से इस तरह आप इनके मूल निकाल सकते हो। 2 मूल तो निकल नहीं थे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। क्या आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या कीजिए, जो मिडिल टर्म है ना उसको 2 भागों में विभाजित करिए, जिसमें कि जो गुणा करने पर तो जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो निकल के आना चाहिए, उनका मल्टीप्लाई निकल के आना चाहिए, और प्लस करके हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए, यदि प्लस का है तो 5x, ऐसे यहाँ पे 5x है, प्लस का ही प्लस, यदि कोई माइनस का हो तो माइनस का निकलता है। आगे चलो, आगे देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन हमारे पास। ये हमारे पास दिया गया है कि द्विघात समीकरण, इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करके मूल निकालने। तो निकालते हैं, इसके मूल किस तरह निकालेंगे। और ये चीज़ और ध्यान रखो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लिखना है, ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी लिख रहे हो, आपको कॉपी इतने अच्छे से लिख के आनी कि एग्जामिनर आपका नंबर भी ना काट सके। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं तो हर एक स्टेप को लिखते हैं, हर एक स्टेप को लिखते हैं। ऐसा नहीं मैं चाहता तो अभी इसमें से क्यों ज़्यादा गुणा भाग करूं, भाई मेरे को तो आसान होता है ना, जल्दी हो जाएगा है, मैं क्यों इतना गुणा भाग करूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर एक स्टेप लिखूं जिससे कि आपको भी आदत पड़े। हमें जल्दी जल्दी नहीं करना, हमें डिटेल में करना होता। जब आप एग्जाम करोगे, कंपटीशन एग्जाम तैयारी करोगे, अपने आप शॉर्ट में करना सीख जाओगे, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना, सिर्फ ऑप्शन हमें क्या आंसर निकालने से मतलब होता है, लेकिन हमें यहाँ क्या सॉल्यूशन देना होता है प्रॉपर। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन देना होता है, हर चीज को लिखते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण दिया है वो हमारे पास दिया है x² माइनस के 3x माइनस के 10 = 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई। सेम चीज यहां पे करो कि हमें गुणा करके तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -10। हैवी x² का कोई गुणांक नहीं है तो -10 लेंगे ओनली, और प्लस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। अब मुझे बताइए ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनको प्लस करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आए। यदि आप लोग ये चीजें ना सोच पाते हो कि कौन सी संख्या निकलेंगी क्या, ये सारी झंझट नहीं पढ़ना चाहते ना, आप क्या कीजिए, सिंपली जो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आना है कांस्टेंट टर्म, उसके अवाज्य गुणनखंड निकालो। इसके निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएंगे, 5 बन जा 5, 5 तो निकल के आ गए। अब मुझे बताओ, यदि हम 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 तो आना ही आना है, 5 × 2 10 आना है। यदि 5 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास, 5 में से यदि 2 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। लेकिन 5 और 2 तो हमें लेने हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गुणा करके -10 आना चाहिए, -10 आना चाहिए, और प्लस करके क्या आना चाहिए, -3। प्लस करके क्या आना चाहिए, -3। यदि प्लस करके -3 आएगा तो इसका मतलब कि हमें बड़ी वाली संख्या को माइनस का लेना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, -5 -5 गुणा 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10, और -5 में से +2 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, -3। तो सिंपली आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि x² माइनस यहां पर रहने दो, माइनस बाहर रख लो, ठीक है, -5x
प्लस के 2x। हम देख पा रहे हैं माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे, माइनस के 3x आ जाएंगे, और माइनस के 5x माइनस के 5 इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 10 निकल के आ जाए। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या बात समझ में आ गई? मुझे बता कि इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना, हमें सिंपली इनमें से कॉमन लो। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 5, क्योंकि 2 कॉमन ले ली तो 5 ही तो बचा। और क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, इस चीज झंझट ही छोड़ो ना। सबसे बड़ा क्या करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या ये सेम आ रहा है तो मतलब कि हमने सही लिखा है, सेम आ रहा है तो मतलब हमने सही लिखा है, बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा x माइनस के 5, और एक निकल के आ जाएगा हमारे पास x प्लस के 2। इसको रखो 0 के बराबर। जब हम x माइनस 5 को बराबर 0 के करेंगे और x प्लस 2 को बराबर 0 के करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर प्लस के 5 आगे निकल के, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा x बराबर माइनस के 2। इस तरह आप मूल निकाल सकते हो। और नीचे आप एक लाइन भी लिख देना, आपको नीचे एक लाइन भी लिख देनी है कि अतः x बराबर 5 कॉमा माइनस के 2 दिए गए समीकरण के मूल है, दिए गए समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है। हमें ये भी तो बताना क्या है, हमें मूल ज्ञात करने के लिए दिया है, हमने कर दिया कि ये हमारे क्या है इस समीकरण के मूल होने वाले। क्या बात समझ में आ गई? अब कोई भी आ जाए कर दोगे ना सॉल्व, है क्या कोई भी दिया हुआ समीकरण आ जाए आप कर दोगे? अभी भी रुको, अभी भी रुको, धैर्य रखो, धैर्य, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है आप लोगों को। अब हमारे पास ए आ गया, रूट में आ गया। हमें वास्तविक होने हैं, जो ए बी सी थे ना हमारे पास, वो वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या मतलब आप जानते ही हो कि अपर में भी आती है पर में भी आती है, मतलब रूट में आना स्वाभाविक सी बात है। और रूट में आ गए तो भैया अब इसको कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं करना, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, सेम प्रोसेस अपनाओ अपन। तो हमें क्या करना है कि गुणा करके क्या आना चाहिए हमारे पास, यहां पे 5√2 है, यहां पे √2 है, पहले इनका गुणा करो, पहले इनका गुणा करो। 5√2 का गुणा √2 में करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 5 तो यहां रहने, √2 का √2 में करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के 2, मतलब कि 10। क्या रूट का गुणा रूट में करते हैं तो हमारे पास उससे बाहर निकल के आ जाता है 2 1। यदि √3 इंटू √3 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 3। इतनी तो आप बात समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास हमें क्या करना है, अब इस बार हमें क्या करना है, गुणा करके हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए 10, और प्लस करके क्या आना चाहिए हमारे पास 7, प्लस का 7 है तो 7 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या थे, जो 10 थे उसके 2 अभाज्य गुणनखंड थे, 5 और 2, 5 और 2 थे। अब मुझे बताओ क्या इनको जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यदि इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनको हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कि आप सेम रखो। अरे क्या हो गया भाई, देखो इसके हल में लिखेंगे अपन √2x है उसको वैसा की वैसा रख दो। 7x को क्या कर लिखना है अपन ने 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 जैसा कि जैसा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लो, इनमें से कॉमन लो। जैसे ही यहां से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2x है, x यहां भी है तो हमारे पास एक x बार आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास एक x को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, √2x बचा, और यहां से x चला गया तो हमारे पास क्या 5 बचा। यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है। अब आपको यहां पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है क्या कॉमन है मुझे दिख रहा है। हमने आपको स्टार्टिंग में जब बेसिक बता रहे थे तो हमने बताया था कि ऐसा करो आप, जो यहाँ पे बचता है ना कॉमन के बाद वो यहाँ भी बचेगा, दोनों में सेम बचता है, सेम बचता है। तो हम लिख लेते हैं पहले जो क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है √2x
प्लस 5। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ए बचने वाला है, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ए बचने वाला है, ठीक है। और क्या कॉमन लिया, देखिए आप x तो है लेकिन यहाँ 2 था, यहाँ √2 बचा है, यहाँ √2 बचा है। अब मुझे चलो इसको छोड़ो और अगले वाले में देखो, अगले में यहाँ पे 5 दिया है और जबकि यहाँ तो क्या था 5√2, मतलब कि √2 कॉमन लिया है। और अभी हमने आपको बताया कि यदि दो रूट की संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाता है, रूट से रूट चला जाता है और जो 2 हमारे पास बाहर निकल के आ जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करो, √2x + 5 को लिखो और यहां से क्या बचेगा, x + √2 यहां बचने वाला है। हम बाद में भी क्या करते हैं, जो प्लस है, प्लस का साइन है, प्लस के साइन से देखते हैं यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे √2x + 5 दिया है, अभी √2x + 5 दिया है, तो इसको कॉमन ले लिया, बाहर ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से √2 बचेगा, उसको भी एक अलग लिख दो। ये बेसिकली हम यहाँ करते हैं। जैसे ही अपन इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे, √2x + 5 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x + √2 = 0। अब मुझे बताइए √2x, ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x बराबर क्या निकल के आएगा, -√2, यहाँ से निकल के आया -√2 और यहाँ से x बराबर क्या निकल के आया, -5/√2। तो x बराबर जो मान निकल के आए हैं वही हमारे इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। यदि हम इन मानों को यहाँ पे रख देंगे, इन मानों को यदि हम यहाँ पे रख देंगे ना, इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब कि RHS 0 है तो इसको 0 के बराबर कर देगा। क्या बात समझ में आ गई इतनी? क्लियर हो गई सारी बात? अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको सेम लाइन यहाँ भी लिखनी है कि अतः x बराबर, अतः लिख दीजिए आप, अतः x बराबर, एक तो हमारे पास -5/√2, एक हमारे पास √2 दिए गए समीकरण के मूल है, दिए गए समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है। ये लाइन आपको लास्ट में लिख के आनी है। अब मैं आपको कुछ दूं, क्या आप मुझे बताइए इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? हैं कि सर आप तो इतनी कर दिए, अब ये बटे वाली हमें तो इतनी भारी भरकम सी इक्वेशन दे दी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व कुछ नहीं करना, मैं क्या करूंगा, आपको इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूं, आपके लिए आसान बना देता हूं, फिर आपको कंप्लीट तो आपको ही करना है इसको सॉल्व। मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं करने वाला, आपको ये होमवर्क ही दूंगा, कुछ तो आपको भी करना है। नहीं भाई मैं कर दूंगा तो क्या मतलब निकलेगा, आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी? आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। जब हमारे पास कोई संख्या दी हुई थी, जैसे कि 1/2 + 1/8, तो हम क्या करते थे, इनका एलसीएम लेते थे, इनका एलसीएम लेते थे। तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे x की टर्म, x के फॉर्म में दी गई है हमारे पास। इसमें क्या करना अपन ने, पहले सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x - 2 + 2/x - 1 = दिया हमारे पास 6/x। अब क्या करो आप, पहले इसका एलसीएम लो, पहले इसको एलसीएम लो। जैसे ही अपन यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो निकल के आएगा x - 2 और एक आ जाएगा x - 1। x - 2 से x - 2 बन गया तो यहाँ क्या बचेगा, x - 1। x - 1 का इस 1 के अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 1 ही। अगला देखिए, x - 1 से x - 1 गया तो x - 2 बचा, x - 2 का यहाँ पर गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा हमारे पास 6x। क्लियर? अब क्या करना है आपको, x - 1 प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 4 बटे में क्या है हमारे पास। अब क्या करो, इनका भी मल्टीप्लाई कर लो, x का x में किया x², पहले x को पकड़ो, x को पकड़ो और इसके अंदर दोनों टर्मों के अंदर मल्टीप्लाई करो, x का x में किया x² हो गया। अगली बार x का 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करो,
एक्स वाला काम हो गया पूरा। अब 2 को पकड़ो, 2 को पकड़ो, या माइनस का 2 है, माइनस साइन को साथ में लेके चलना है। प्लस में अपन ध्यान देते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन माइनस बहुत बड़ी चीज़ है भाई, माइनस आपको मार देगी। जैसे ही माइनस को छोड़ा पूरी इक्वेशन गलत कर देगी। हमें क्या, माइनस को साथ में लेके चलना है। -2 का गुणा एक्स में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, ये हमारे पास यहां से हो जाएगा बराबर हम क्या, 6/x। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एक स्टेप बाद करना, पहले एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ देखो, यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x² माइनस के x और माइनस के 2x क्या हो जाएगा, -3x, और ये हमारे पास 2 बराबर 6/x। अब कर दो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही अपन x का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², x का -5 में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5x। इसी प्रकार 6 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करनी है, यहां करेंगे 6 की x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6x²। 6 की -3x के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18x, -18x, और 6 की 2 में करेंगे तो हमारे पास क्या हो, 6 2 12, ये हमारे पास बन जाएगी। अब इसको थोड़ा और करें आगे। आप देख रहे हो यहाँ 3x² है, यहाँ 6x² है, 6x² प्लस का इधर है, हम माइनस का जनरल पार्टना नहीं है। ऐसा करो, जहां प्लस वाली संख्या बड़ी है क्या, उस साइड सारी संख्याओं को भेज दो। इसको क्या करेंगे, 6x² है तो 3x² उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 में से 3 गए तो 3x²। अगला देखिए, माइनस के 18x है यहाँ पर, और माइनस के 5x उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 5x, और माइनस के 18x में से प्लस के 5x जाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, 13x, माइनस के 13x, और जो 12 है वो जैसा होने वाला है। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। इतना आपको पहले सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। अब आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। क्या मुझे बताइए, क्या अब इसको आगे आप गुणनखंड विधि से हल कर दोगे क्या? हाँ, क्या मैं आपसे इतनी उम्मीद कर सकता हूं इतना पढ़ाने के बाद कि इसको आप गुणनखंड विधि से हल कर दोगे? हमें निकालना, इसके अंदर गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए 12 36, और जोड़ने पर हमारे पास आना चाहिए -13, और वो संख्या होती है 9 और 4, 9 चौक 36 और 9 4 13। अब मैं इतने पैसे आपको होमवर्क में देता हूं, इसको आपको घर पे इसको सॉल्व करना है बैठ के। बात समझ में आ गई? अब अगला का देखिए, इसमें दिया गया ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। अभी तक तो हम भी यही तो करते आए। क्या हमें इनका योग निकालना था, फिर गुणा करके क्या निकल के आना था। यहाँ पे हमें क्या दी है, एक लैंग्वेज में दे दी है, एक भाषा में दे दी है। भाषा में दे दिया तो क्या हुआ, करेंगे सॉल्व। अब क्या करो, हमारे पास कोई दो संख्या है, हमें तो किसी के बारे में पता नहीं है। अपन क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले माना पहली संख्या, माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है, हमने मान लिया एक संख्या हमारे पास x है, और दो संख्याओं का योग हमारे पास क्या दिया, 27। अब मुझे इतना बताइए आप, जैसे कि हमारे पास हमारी मम्मी ने हमें टॉपी दी, कितनी दी हमारे पास, 20 टॉपी दी हमें, मैं और मेरी बहन, ये इमेजिन करके चलो। अब मम्मी ने क्या किया कि जो मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, उसको क्या किया उन्होंने, 10 टॉपी दे दी। अब बताइए मुझे कितनी टॉपी देंगे। उनके पास टोटल तो 20 हैं, उसमें से 10 उन्होंने मेरी सिस्टर को दे दी। अब मुझे कितनी देंगे भैया, 10 तो यहां चली गई,
तो कितनी बची, 10 बची, तो 10 मुझे दे देंगी। यदि उनके पास 15 टॉपी होती, 15 टॉपी होती, उसमें से 10 यदि मुझे दे देती तो 5 मेरी बहन को दे देती, यही तो होता था। अब इसमें हम क्या करते थे, यदि 10 उन्होंने दे दी, 10 उन्होंने दे दी तो मुझको दे दी, तो क्या करती हैं, 15 में से माइनस के 10 करती, 15 में से माइनस बस 10 करती, तब मेरे पास टॉपी निकल के आती। इसी प्रकार यहां क्या करना है कि हमें एक संख्या हमारे पास x हो गई, एक संख्या x हो गई, उस x को क्या करो, 27 जो उनका योग है उसमें से घटा दो, तब अपन लिख सकते हैं, तब दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी 27 माइनस के x। क्या बात समझ में आ गई? यदि एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो, उसकी उसमें से कम कर दो, तो हमारे पास शेष संख्या बचने वाली है 27 माइनस x। हमें पे क्या दिया है, इनका गुणनफल दिया गया 182 दिया है, अपन लिखेंगे दिया है क्या दिया हमारे पास, गुणनफल क्या दिया है हमारे पास, 182। किसका दिया है, दोनों संख्या क्या है, एक x है, एक हमारे पास 27 माइनस के x इक्वल टू 182, ये हमारे पास दिया गया। इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, और उसको सॉल्व करके हमें इसके संख्या बतानी है, कौन कौन सी संख्या है। मैं आपको पूरा ही कर देता हूं इसको। x का 27 होगा तो 27x, x का x के अंदर होगा तो माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 182, ये हमारे पास निकल के आएगा। बात समझ में आई? अब क्या करना है अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो उधर भेज दो, इस पूरे को उधर भेज दो। जैसे ही अपन उधर उसको भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, 27x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 27x, और 182 तो वहां जहां था वही है। अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको क्या करना है अपन ने, गुणनखंड विधि से हल करना है। सेम वही कहानी, हमें गुणा करके क्या लेके आना है, 182, और प्लस करके क्या आना है, माइनस के 27। अब बात खतरे में गड़बड़ हो गई। अब कौन कौन सी संख्या हो सकती है भैया, जिसमें कि 182 तो गुणा करके आ जाए और 27 माइनस के। अब नहीं सोच पा रहे, बड़ा नंबर आ गया, तो आप क्या करो, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करो। इसका करेंगे 291, इतनी होगा। 91 हमारा किससे जाता है, 7 से जाता है, कितनी बार, 13 बार, और 13 से ये जाएगा हमारे पास 1 बार। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई तो कंप्लीटली 182 आना ही आना है, क्योंकि उसी के तो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। हमें देखना है कि किस किस का मल्टीप्लाई करें जिससे 27 आ जाए। मुझे बताइए, 7 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, 27। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब हमें माइनस का 27 चाहिए, माइनस का 27 चाहिए, और प्लस का 182 चाहिए। ये तो दुविधा हो गई भैया, ये किस तरह निकलेगा। संख्या तो हमें पता चल गई कि ये 14 और 13 होने वाली है, लेकिन गुणा करके आना चाहिए प्लस का 182, और जोड़ के आना चाहिए माइनस के 27। इसके क्या करेंगे, दोनों को माइनस करो। जैसे ही माइनस के 14 और माइनस के 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 27, और माइनस के 14 और माइनस के 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा में प्लस हो जाता है, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस के 182। अब क्या करना है, बस सॉल्व कर दो। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस 182। सेम कहानी अपनाओ रे भैया। यहां से कॉमन लेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, हमारे पे x आ जाएगा। जैसे ही x कॉमन आया तो हम यहाँ क्या बचे, x माइनस 14 बचा। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा,
13 है। अभी ये तो 182 के अभाज्य गुणनखंड की है, तो हमारे पास क्या निकल के आया? 13 निकल के आया। 13 निकल के आया, मतलब कि इसके अंदर 13 उपस्थित है। 13 उपस्थित है तो कॉमन ले लो उसको। 13 चला गया तो यहां से x बचा, ये माइनस ए प्लस, तो इसको यदि माइनस का 13 कॉमन लेंगे ना तो यहां माइनस के 14 बचेंगे। इनका गुणा करके देख लो सही है कि नहीं। माइनस के 13x माइनस माइनस के प्लस के 14 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको कॉमन लो पहले। तो यहां से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 14 आ जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करो आप, क्या हो गया? टच क्यों नहीं हो रहा भाई? टच हो जाए, टच। कोई ना। अब क्या करो, इनको 0 के बराबर करो। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और क्या है हमारे पास? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। जैसे ही यहां से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? x बराबर 14। एक तो x का मान 14 आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा? x का मान 13 निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब x का मान 14 निकल के आ गया, x का मान 13 निकल के आ गया। वो हमने जो एक संख्या मानी थी, हमने क्या मानी थी? x मानी थी। तो हम क्या लिखेंगे? अतः एक संख्या, एक तो हमारे पास एक संख्या 14 या 13 है, क्योंकि x के तो दो मान है, तो मतलब दोनों ही कोई हो सकती है। तथा दूसरी संख्या, और यहां से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स था, तो एक बार क्या करो आप, 14 को माइनस करो। यहां से 27 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यदि हम x का मान 13 रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? यहां से 14 निकल के आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इस संख्या हो सकती है, या तो 14 13 हो सकती है, या 13 14 हो सकती है। यदि यहां पर यदि कोई नेगेटिव मान निकल के आता ना तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, हम लिख देते ऋणात्मक मान नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं बात अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है ना, वो हमारा किस तरह का होता है? ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। इसके अंदर क्या बोला गया? जो ऊंचाई है ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? आधार। ये हमारे पास क्या होता है? आधार। ये हमारे पास होता है आधार। ये क्या होता है? ऊंचाई मान लो या लंब मान लो। ऊंचाई मान लो, हाइट मान लो, या लंब कह लो, बात बराबर है। ठीक है, ये हाइट ही दो उसकी। ये क्या होता है? हमारे पास कर्ण होता है, हाइपोटेनस। जो कर्ण दिया हमारे पास 13 दिया है। जो त्रिभुज की ऊंचाई जो लंब है ना, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब क्या? कि आधार का ही पता नहीं, आधार माना कि x है, इसका मतलब ये x माइनस 7 हो जाएगा। इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे अपन? माना 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 त्रिभुज माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार x मीटर है, x सेंटीमीटर है। तब हाइट, तब ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास? ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास
x-7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी में बोला गया है कि जो ऊंचाई है ना वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने आधार को x माना तो उससे 7 कम कर दो, सिंपल। अब कर्ण हमारे पास दिया है क्या दिया हमारे पास, दिया है कर्ण बराबर क्या दिया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको पता है? क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा है? 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अब लिखेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या बोलती है कि पाइथागोरस प्रमेय हमारी बोलती है कि लंब का स्क्वायर, मतलब कि यहां पे ऊंचाई दी है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। यही होता है ना, यही होता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। बात समझ में आई? यहां पर लंब को सिर्फ ऊंचाई बोला गया है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पर लंब तो दिया ही नहीं है, यहां तो ऊंचाई दी गई। भैया लंब और ऊंचाई एक ही बात है, क्योंकि ये हाइट ही तो है इसकी त्रिभुज की। ये बताओ मुझे, ये हाइट ही तो है, कितनी ऊंचाई पे? क्या मुझे बताओ इससे ऊंचाई कहीं दिख रही है आपको? यदि हाइट में देखेंगे तो इतना ही ऊंचा है। आप रख दो, लंब का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी ऊंचाई का वर्ग क्या हो जाएगा, x-7 का स्क्वायर, x-7 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार x है तो x का वर्ग बराबर कर्ण क्या दिया हमारे पास 13 का वर्ग। बस यहां से क्या बनेगी हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और x का मान निकलेगा। x के मान को आपको रख के इनके बताना है कि उसकी भुजाएं बतानी हमें कि आधार और ऊंचाई क्या क्या है। ठीक है, x-7 का होल स्क्वायर क्या निकलेगा, x का वर्ग प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग क्या होता है हमारे पास 169। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2x²। और दूसरा देखिए माइनस के 14x, यहाँ 49 है, 169 इधर क्या आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और 169 में से माइनस के 49 जाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा माइनस के 120 इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है। यदि माइनस का निकलेगा तो आपको माइनस के मान को नहीं लेना है, सिर्फ प्लस के मान को लेना है। और x का मान निकल ले आएगा तो वो हमारे पास आधार हो जाएगा। और ऊंचाई क्या करना है आपको, उसमें से 7 घटानी, इतना में अब आपको हल करना है गड़बड़। जो मेन बात इसके अंदर समझने की थी वो इतनी थी। इसके बाद तो सिंपल आपके पास द्विघात समीकरण बन गया, बस x का मान निकलेगा वो आधार हो जाएगा। और यदि उस x के मान में 7 घटा देंगे तो हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी। यही चीज आपको निकालनी थी। बात समझ में आ गई? अब आइए आगे चलते हैं। आगे दिया हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र। अब भैया अपना बढ़िया काम चल रहा था गुणनखंड विधि से, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये क्यों देना पड़ा श्रीधराचार्य सूत्र? अभी तक हमने सिंपल इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करें जिन्हें गुणनखंड विधि से हल कर सकते थे, सोच साच के मतलब कि दिमाग लगा के उनको हल किया जा सकता। लेकिन कुछ इस तरह के समीकरण होते हैं द्विघात समीकरण, उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, मतलब सोच नहीं पाते कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना उन्हें मुश्किल होता। उस समस्या का हल निकालने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया, एक सूत्र दिया, जिसे बोलते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है ये समझो। हमारे पास जो द्विघात समीकरण होता है वो क्या क्या होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है हमारे पास, सी होता है। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है इसलिए एक्स ले लिया, जरूरी नहीं है कि चर एक्स ही हो, कुछ भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ठीक है, अब रुको, अब क्या करना है अपन ने,
जो श्रीधराचार्य सूत्र फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास x बराबर माइनस के v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a ये हमारे पास होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या सूत्र, जो भी कहना है कह लीजिए। ये होता है जो माइनस की बी है वो x का गुणांक है, ए है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट है। जो सी है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ये भी आपको आगे बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। क्या आपको श्रीधराचार्य सूत्र याद हो गए? आपको क्या करना है, x बराबर x के फॉर्म में है, यदि वेरिएबल x है तो x आ गया, यदि y होता है यहां से y का मान निकलता, यदि z होता है z का मान निकलता। हम क्या करते, वेरिएबल का मान ही तो निकालते आ रहे हैं अब तक। मूल क्या होते थे, वेरिएबल का मान। x के फॉर्म में तो हमने x के फॉर्म में लिख दिया, माइनस के b प्लस माइनस इसलिए लगाया, प्लस माइनस इसलिए लगाया, यहां तो एक ही x है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है, उसके अंदर दो मूल निकल के आते हैं उसके, तो एक निकलेगा जो प्लस का निकलेगा, ये हमारे पास एक माइनस का निकल के आ जाएगा। यदि दोनों प्लस के निकलने जरूरी नहीं, दोनों अब जब सॉल्व करेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। वो आगे सॉल्व भी करूंगा, मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके इस तरह से किस तरह आप मान रख के इनको सॉल्व कर सकते हो। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। जी सर अभी तो हमारे पास गुणनखंड चल रहे थे, ये प्रकृति वगैरह क्या हो जाएगी, नेचर वगैरह क्या हो गया। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, मूलों की प्रकृति जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं जिन्हें सॉल्व करना मुमकिन है, मतलब कि सॉल्व होते ही नहीं है। अब पता चले कि अपन सॉल्व करते जा रहे हैं, पता चले कि सॉल्व करते जा रहे हैं, उसका कुछ निकल के नहीं आ रहा, भाई सोच में पड़ गए, एआई यूज किया, कुछ भी यूज किया, जबकि उनका तो निकल के नहीं आना। तो हमें जो मूलों की प्रकृति होती है ना, वो हमें पहले ही बता देती कि इसके मूल निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे, और किस टाइप के निकल के आएंगे ये भी हमें बता देती। जो मूलों की प्रकृति जानने के लिए जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास डी। डी क्या होता है, ये होता है विविक्तता। ये क्या होती है, विविक्तता होती है। ये क्या होती है, विविक्तता होती है। बात समझ में आ गई? हाँ क्या, मुझे बताइए, इतनी बात समझ आई? ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसका जो मान होता है वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। अभी हमने आपको बताया था कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ये हमें अभी ये बताएंगे। हमने बता दी कि जो डी होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विविक्तता होती है। ये हमें बताती है कि मूलों की प्रकृति क्या है। अभी ये हमें कब बताएगी कि मूलों की प्रकृति क्या है क्या नहीं है, ये हमें कब बताएगी हमें मूलों की प्रकृति क्या है क्या नहीं है। जो बी है यहां पर वो क्या होता है, जो समीकरण होता है हमारे पास द्विघात समीकरण, यहां से जो बी है वो x का गुणांक हो जाएगा, ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, सी है वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। यदि डी का मान जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे ना, यदि उसका मान पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि डी से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। यदि डी का मान जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा कब होगा, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा तो अपने आप जीरो से बड़ा होगा, तो उसके क्या हो जाएंगे, दो भिन्न मतलब अलग अलग वास्तविक मूल निकलेंगे, सेम नहीं निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे, और वो क्या होंगे, रियल मूल, रियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल निकल के आ जाएंगे। दूसरी चीज, यदि डी का मान क्या होता है हमारे पास, जीरो के बराबर होता है, या तो जीरो से बड़ा होगा, या जीरो के बराबर होगा, या जीरो से कम होगा। यही तो केसेस बनेंगे, और क्या केसेस बन सकते हैं मुझे बताइए। डी का मान या तो डी के बराबर होगा, मतलब जीरो के बराबर होगा, या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो से छोटा होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। यदि डी का मान जीरो के बराबर है आ गया, यदि डी का मान जीरो के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि दो समान और वास्तविक मूल निकल के आएंगे। पहले ही पता चल जाएगा मैं कैसे मूल निकल के आने। यदि अलग अलग वास्तविक मूल निकल के आएंगे तो मतलब कि डी का मान पॉजिटिव में आएगा और जीरो से बड़ा आएगा। यदि डी का मान जीरो के निकल के आ गया, जीरो के बराबर,
मतलब कि दो वास्तविक मूल्य निकल के आने वाले हैं। यदि डी का मान नेगेटिव में आए, डी का मान नेगेटिव में आए, नेगेटिव में आएगा मतलब क्या कि डी का मान 0 से छोटा निकल के आए, 0 से छोटा निकल के आए, इसका मतलब कि इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, उसमें मूल्य ही नहीं निकल के आने वाले, और लगे रहो आप कुछ भी करने, उसके मूल्य ही नहीं निकलेंगे भाई, मतलब कि इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अब इन चीजों को किस तरह उपयोग किया जाता है अब देखते हैं अपन क्वेश्चनों पर। हमने क्या किया, अभी तक जो प्रश्नावली 4.1 थी उसके अंदर दिए हुआ समीकरण किस टाइप के होते हैं और बनाना आता है, ये सारी चीजें पढ़ी, कंप्लीट की। उसके बाद हमने क्या किया, गुणनखंड विधि से मूल निकालना सीखा, 4.2 के अंदर दिया गया था। अब 4.3 है, उसके अंदर क्या दिया, मूलों की प्रकृति के बारे में दिया गया। अब ये हमारे पास एक दिया हुआ समीकरण दिया गया, हमें बताना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी पहले, तो उसके बाद ज्ञात करना कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि है मूलों का अस्तित्व, हम जानते हैं कि दो ही कंडीशन होती है जब मूलों का अस्तित्व होता है, और जो तीसरी कंडीशन होती है उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इसमें जो हमारे पास जो समीकरण दिया है उसकी तुलना करो। इसको किस तरह करेंगे, हल करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए, अरे यार क्या हुआ, दिए गए समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना क्यों की, इससे तुलना क्यों की भाई, इससे तुलना इसलिए की बच्चों, हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, तो जो ए का मान निकल के आएगा वो हमारे पास इस समीकरण में, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, मतलब कि ए का मान 3 के बराबर हो जाए, कोफिशिएंटों को बराबर कर दो, इससे तुलना करने का मतलब ये। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो जो बी का मान निकल के आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा -4√3। इसी तरह जो सी है कांस्टेंट टर्म है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर हमने लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका एक कम किया एक्स आ गया, तो हमें यहाँ पे एक्स क्यों नहीं लगाए, बच्चे मुझे बताओ। चलो माना कि एक्स के फॉर्म में लिख दिया सी एक्स के बाद 0, आप जानते हैं कि एक्स की पावर 0 का मान क्या होता है 1, सी का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा सी, इसलिए हम क्या करते हैं उसको लिखते नहीं है कांस्टेंट टर्म के साथ। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमें इनका डी निकालना है, विभक्तिकर निकालना है, विभक्तता मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी हमारे पास क्या होता है, डी होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बात समझ में आई। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब लिख भी सकते हो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, यहां पे मान रखो, बी स्क्वायर की जगह रखो -4√3 का वर्ग -4 इंटू ए की जगह पर क्या रख सकते हैं 3, इंटू सी की जगह पर क्या रख सकते हैं 4, ये हमने रख के देख लिया, ठीक है। अब इसको जब इसको वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, इसका वर्ग करते हैं क्या होता है, जैसे कि √3 का वर्ग करेंगे क्या होगा, √3 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रूट से अंडर रूट कट जाता है, 3 यहाँ से निकल के आ जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, -4 हो चाहे प्लस हो 16 निकल के आ जाएगा 16, और 16 3 क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो इसका जो वर्ग निकल के आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा 48 माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, यहाँ से भी 48 निकल के आ गया। तो जो हमारे पास डी निकल के आ जाएगा, डी हमारे पास क्या निकल के आ गया 0, डी हमारे पास क्या निकल के आ गया 0, और 0 की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, इसके दो समान एवं वास्तविक मूल ज्ञात होंगे। यहां पर लिख सकते हैं चूंकि d बराबर 0 है, चूंकि d बराबर 0 है, इसलिए इसके
इसके दो समान वास्तविक मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, और आगे बोला गया था कि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है। हम देख पा रहे हैं कि अस्तित्व तो है, दो समान वास्तविक मूल हैं। अब वो मूल क्या है वो हमें निकाल के बताने। उनको हम किस तरह निकालेंगे, अभी हम क्या करेंगे, यहां पे आपको श्रीधराचार्य जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उससे निकाल के बताते हैं। ये क्या हो गया भाई, क्यों नहीं टच हो रहा, ये पूरा ही क्यों जा रहा है। चलो छोड़ो इसको। देखो जो श्रीधराचार्य, अब मूलों के लिए इतना यहां पे देखिए, मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता था हमारा, x बराबर होता था माइनस के b प्लस माइनस के रूट के अंदर क्या होता था 4 b स्क्वायर माइनस के 4ac, b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन क्या होता था 2a। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो अभी निकाला हमने, क्या निकल के आया, b स्क्वायर माइनस 4ac तो था यहाँ पे, एक क्या था b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या निकल के आया 0। यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 रख दो, माइनस b की जगह रखो, सिर्फ b की जगह रखना अपन ने, माइनस को बाहर रहने दो ना, माइनस को ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ माइनस पहले से लगा दो, माइनस पहले से लगा दो आप, देखो माइनस यहाँ पे, और b की जगह हमें क्या रखना, माइनस के 4√3, माइनस के 4√3, ठीक है। और अभी हमने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था, वो क्या निकल गया 0। 2a क्या निकल गया, 2 इंटू ए क्या हमारे पास 3, इस तरह यहां से क्या निकल गया, माइनस से माइनस चला गया, प्लस का हो गया, तो 4√3 अपॉन 6 ये हमारे पास x निकल गया। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 2√3 अपॉन 3, ये निकल के आ गया। तो जो हमारे पास इसके मूल होंगे ना, अतः अभिष्ट मूल, अतः अभिष्ट मूल x बराबर 2√3 अपॉन 3 कोमा, इसके दो समान वास्तविक मूल है, दो समान वास्तविक मूल, एक ये है सेम, एक और होगा ऐसा ही अपॉन 3 होंगे। अभिष्ट मूल क्या हो जाए हमारे पास 2√3 अपॉन 3 माइनस एक हो जाएगा 2√3 माइनस अपॉन 3, इसलिए तो यहाँ पे प्लस माइनस जी 0 के बराबर हो गया। क्या बात समझ में आ गई। इस तरह हमें क्या करना है, यहाँ पे b और जो 4ac वगैरह इनका मान रखो, और सिंपली आपके पास x का मान आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। और मूलों की प्रकृति क्या है वो हमें बता सकते हैं, d को बराबर कर दो b स्क्वायर माइनस 4ac के, यहाँ पे मान रखेंगे, यदि d का मान 0 के बराबर आया इसका मतलब दो समान वास्तविक मूल होंगे, यदि पॉजिटिव आया तो जो अलग अलग मूल निकलेंगे लेकिन वास्तविक होंगे, यदि d का मान माइनस के आए तो मतलब कि कोई वास्तविक मूल नहीं होने वाला। देखिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास समीकरण में, अब तुलना तो आप कर भी सकते हो ना, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। अब वो लाइन एक बार और लिख दीजिए कि दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ये चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, ये आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 2, b का मान क्या हो जाएगा माइनस के 3, और c का मान क्या हो जाएगा माइनस प्लस के 5। अब मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते अपन, डी जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो तो हमारे पास b स्क्वायर माइनस के 4ac, यहाँ से b की जगह रखो, b की जगह माइनस के 3, तो माइनस के 3 का वर्ग माइनस के 4 इंटू ए की जगह रखो 2 और c की जगह रख दो 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 का वर्ग 9 माइनस के 5 दूनी 10 10 40। यहाँ से जब d का मान निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनस के 31। ये बात हो गई। अब क्या बात है यहाँ पे, माइनस के 31 आ गए, माइनस के 31 का मतलब क्या है, ये 0 से कम है, d का मान 0 से कम है,
डी का मान यदि 0 से कम है तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। हम लिख देंगे अतः डी लेस देन 0, चूंकि डी लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब इसके, अतः इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, नहीं होने वाले। कोई वास्तविक मूल है ही नहीं तो क्या ही निकालेंगे, हैं खाक निकालेंगे, है ही नहीं इसके वास्तविक मूल। बात समझ में आ गई? आपको इस तरह को इनकी प्रकृति निकालनी है और उस देखना है कि यदि इनके मूल हैं तो निकाल दीजिए, नहीं है तो नहीं निकालिए। अब आइए अगले क्वेश्चन। ये हमारे पास एक समीकरण और दिया गया, इसके अंदर क्या बोला गया कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल हो मतलब क्या है, d का मान 0 के बराबर है, d का मान 0 के बराबर है, तभी तो हमारे पास निकल के आएंगे दो बराबर वास्तविक मूल। तो क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस यहां भी कीजिए कि यहां पे a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, a का मान हो जाएगा हमारे पास 2, b का मान क्या हो जाएगा k, और c का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, दिया है क्या दिया हमारे पास, समीकरण के, दिया है समीकरण के दो, समीकरण के समान वास्तविक मूल हैं, समान वास्तविक मूल हैं, वास्तविक मूल हैं। यदि समान वास्तविक मूल हैं इसलिए जो d होगा वो हमारे पास कितने के बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। d हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। d यदि हमारे पास 0 के बराबर हो गया तो हमें क्या करना है, तो d हमारे पास क्या होता था, d हमारे पास क्या होता, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये होता था। इसको करो 0 के बराबर, यहाँ से क्या करना आपको, सिंपली मान रख दो, b की जगह रखो k स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0, के स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6, 6 चौक 24 बराबर आ गया 0 के, 4 दूनी 8, 38 24। ठीक है, यहाँ से k का मान क्या निकल के आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 को उधर भेज दो। यदि इसका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ से जो k का मान निकल के आ जाएगा, जो k का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, k का मान निकल के आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि रूट के अंदर से कोई किसी को निकालते हैं ना तो वो निकल के आता है प्लस माइनस। 24 को देखो, 24 के अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा, 12, 2 से निकालेंगे तो 6, 2 से निकालेंगे 3, मतलब कि इसके अंदर से निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, और रूट में क्या बताएगा 6। इस तरह हमारे पास यहाँ से k के मान क्या हो सकते हैं, k का मान निकल के आ सकता है हमारे पास प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6। क्लियर, अब बात समझ में आ गई। यहाँ से k के कितने मान निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलें आगे अगले क्वेश्चन पर चलें। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है मुझे बताइए। अब हमारे पास दिया गया एक क्वेश्चन और दिया गया, ये हमारी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमने इसके अंदर कोशिश की है आपको हर एक फॉर्मेट का क्वेश्चन देने की, जिससे आपका क्या बहुत अच्छे से बहुत ही कम टाइम में अच्छा रिवीजन हो जाए, क्लियर। ठीक है, सारी बातें आपको समझ में आ जाए। इसमें अब क्या बोला गया, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जो लेंथ है ना उसकी विड्थ से दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया। सेम आपने क्वेश्चन किया था, सेम आपने इससे पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। क्या बता मुझे इसको कर लोगे क्या? चलो मैं करके बता देता हूं संभव है या नहीं है, ये चीज आप में कंफ्यूज हो सकते हो। देखो ये हमारे पास बगिया होती थी इस तरह की कोई आता कर, ठीक है, इसके अंदर ए हमारे पास विड्थ होती थी, ए हमारे पास लेंथ होती थी।
इसमें जो बोला गया कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो हम लंबाई को क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना बगिया की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी है, तो इसका दोगुना कर दो, 2x हो जाएगी, 2x मीटर हो गई। और हमारे पास इसका क्षेत्रफल दिया है, और क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। दिया है, हम लिखेंगे दिया है क्षेत्रफल क्या दिया हमारे पास, क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है 800 वर्ग मीटर, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इस लिखो चौड़ाई इंटू लंबाई, 2x बराबर क्या हो 800, यहाँ से एक क्या निकल के आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से इस जाएगा तो क्या आ जाएगा 400 बचेगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा प्लस माइनस के 20, x का मान क्या निकल के आ गया प्लस माइनस के 20। अब आप क्या करेंगे कि यदि x का मान प्लस का निकल के आया है, मतलब कि प्लस का माइनस का, लेकिन क्या आप मुझे बताइए, क्या कोई बगिया है उसकी चौड़ाई या लंबाई वगैरह क्या माइनस की हो सकती है क्या माइनस में हो सकती है क्या, नहीं। इसलिए क्या करेंगे, अतः यहाँ पे लिख सकते अपन, अतः ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, अतः ऋणात्मक, चूंकि लिख दो, चूंकि लिखो, चूंकि ऋणात्मक मान मान्य नहीं है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस का x बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब लास्ट में लिख दो, अतः बगिया की चौड़ाई क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 20, तथा लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास 2 × 20 बराबर 40 मीटर। क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है, जी हाँ, एक ऐसी बगिया बनाना संभव, अतः 20 चौड़ाई, अतः बगिया बनाना संभव है, लिख दो सीधा सिंपल लिख दो, अतः बगिया बनाना संभव है। अब मुझे बताइए, क्या टॉपिक के अंदर कुछ छूटा है, कुछ छूटा है क्या, एक भी कंसेप्ट छूटा है? हमने इसके अंदर सारे कंसेप्टों को बहुत ही कम टाइम में क्लियर करने की कोशिश की। आप इसको रिवीजन कीजिए और इसके चैप्टर के क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। सभी को जय हिंद, राम राम, बाय बाय, गुड नाइट।